Hi, so welcome to another edition of Medanta Heartbeats. So, this is a very important program through which we tend to disseminate information and knowledge to everybody. And more so, it's regarding the heart treatment and prevention of heart disease. And we have done multiple programs over the last few months, and the response has been very extensive. There are demands, there are requests coming to us for the topics specifically जिस पे लोग बात सुनना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। तो उसी में से एक और रिक्वेस्ट हमारे पास आया जिसमें लोगों को ये जानना है कि कोलेस्ट्रॉल जो फैट इनटेक है हमारी बॉडी के अंदर, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हार्ट डिजीज़ बढ़ती है। तो क्या मात्राएं हों कोलेस्ट्रॉल की, कैसे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें और किस कोलेस्ट्रॉल के एक लेवल के ऊपर दवा लेना चाहिए, कितना डाइटरी इन्फ्लुएंस होना चाहिए। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट एक पैरामीटर्स हैं जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। बिकॉज़ अगर वो कोलेस्ट्रॉल टाइमली ठीक नहीं किया गया तो that is going to lead up into heart disease blockages which can lead to heart attacks, angina and sudden cardiac death also. This is very important ताकि हम कोलेस्ट्रॉल और फैट्स के जो डेलेटीरियस इफ़ेक्ट्स हैं बॉडी के ऊपर उसको समझें और उसको कैसे प्रिवेंट करना है ये जानें और उसको कैसे ट्रीट करना है इसकी जानकारी दें। सो इसी संदर्भ में हमारे से बात करने के लिए हमारे पास डॉक्टर विपुल गुप्ता हैं, who's a senior cardiologist who's practicing in Paschim Vihar in part of Delhi for last 30 years and has treated scores of cardiac patients. Welcome, Dr. Vipul. Hello, Dr. Rajneesh. So we are absolutely grateful and thankful for having Dr. Vipul here, and we are going to talk on this topic of cholesterol, high cholesterol in the body and its effects on the body and how to treat it. Dr. Vipul, हम अक्सर देखते हैं इंडियंस में हमारे पास पेशेंट्स जितने भी आते हैं 80% पेशेंट्स का कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ होता है। कोलेस्ट्रॉल में पहले आई थिंक ये बताएं कि क्या क्या किस तरह के कोलेस्ट्रॉल हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, इस पे लोग बहुत जानना चाहते हैं। ये बहुत ही आपने अच्छा टॉपिक आज के लिए चुना है क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं और पेशेंट्स को बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन है जो उनके लिए अच्छी नहीं है। ये बात बिल्कुल ज़रूरी है। अगर हम अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम हार्ट डिजीज़ में लैंड कर सकते हैं, सडन कार्डियक डेथ हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ हो सकती है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में एक और बहुत नई बात है कि ये सब डिजीज़ बहुत अर्ली एज पे हो रही हैं और कोविड के बाद ये हमने देखा है कि यंग पेशेंट बहुत सारे स्ट्रोक के साथ और पैरालिसिस के साथ और ब्रेन स्ट्रोक के साथ आ रहे हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द लेवल्स, व्हेन डू वी नीड टू चेक एंड व्हाट आर द लेवल्स। कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी बॉडी में जो हम फैट है वो कोलेस्ट्रॉल में स्टोर होता है एंड लिवर इज़ द ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल। ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी को चाहिए नहीं, कुछ बॉडी के हार्मोन्स हैं, विटामिन डी है, कोई डाइजेशन के लिए वी नीड कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सो कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना भी बहुत हानिकारक है। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो स्टोर होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में हम जानते हैं, जिसमें लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल मानते हैं और एलडीएल के नाम से जाना जाता है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इज़ ए गुड कोलेस्ट्रॉल, उसकी मात्रा बॉडी में ज़्यादा रहे तो वो प्रिवेंटिव और प्रोटेक्टिव होती है स्ट्रोक और हार्ट डिजीज़ के लिए। और एक ट्राइग्लिसराइड और एक फैट का पोर्शन है और एक इंडिसेस है जो इंडियंस में और एशियंस में बहुत ज़्यादा होता है, मे बी बिकॉज उनका लाइफस्टाइल ऐसा है, जेनेटिक ऐसा है और उनका फिनोटाइप ऐसा है। अब हमें इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ या डेंजरस वैल्यूज़ पता होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज अनलेस अनटिल लैब जो आपको वैल्यू देती है अगर वो हाईलाइटेड है और आपको वैल्यू पता नहीं है तो आप उसको ट्रीट कैसे करेंगे। फॉर डिफरेंट सेट ऑफ पेशेंट्स मे बी द वैल्यूज़ मे बी डिफरेंट, बट एक कॉमन नोशन में इफ़ यू सी द टोटल कोलेस्ट्रॉल शुड बी लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन dangerous value should not be more than 100 milligram per deciliter, and HDL, which is the good cholesterol, should be more than 55 or 60 milligram per deciliter, and triglyceride also should be less than 150 milligram per deciliter, but ये कम हानिकारक पोर्शन है एज़ कम्पेयर टू LDL। जो हमारी सब फोकस रहती है वो कंट्रोल करने में रहती है LDL को,
और एचडीएल को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सही। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूचना, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डॉक्टर विपुल ने बताया। ये कोलेस्ट्रॉल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनकी जानकारी लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तरह से अगर हम इसको ईजी वे से समझें, हम एक ऐसे अगर कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हैं और सालों साल चल रहे हैं ज़्यादा, तो 95% चांस है वो कोलेस्ट्रॉल जाके अंदर जमावट करेगा धमनियों के अंदर, आर्टरीज के अंदर, तो उसमें ब्लॉकेजेस पैदा होने ही होने हैं। और दूसरी तरफ हम ये लेते हैं भी किसी इंसान ने जब ये जान लिया भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उसको ट्रीट करना शुरू किया, चाहे वो लाइफस्टाइल के ज़रिए चाहे दवा के ज़रिए, और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर दिया। अब एक तरफ 100 व्यक्तियों का सबसेट लें जिसमें कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल्ड है, एक तरफ 100 व्यक्तियों का सबसेट लें जिसमें कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं है। जिसमें कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं है उनमें हार्ट डिजीज़ और ब्रेन डिजीज़ और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा निकलेंगे एज़ कम्पेयर टू सबसेट वेयर कोलेस्ट्रॉल इज़ बेटर कंट्रोल। सो ये बहुत आवश्यक है सबको समझना। हम ये अपनी बॉडी के साथ बिल्कुल नहीं कर सकते, उसके साथ खिलवाड़ है अगर हम अपने कोलेस्ट्रॉल को जानकर भी कंट्रोल नहीं करते। तो अब इसके आगे बढ़ता हूँ, डॉक्टर विपुल से एक और इम्पॉर्टेंट चर्चा मैं जनरेट करता हूँ। दो तरह के व्यक्ति हुए, किसी पेशेंट को हार्ट डिजीज़ है और एक है नॉर्मल पॉपुलेशन। हम पहले नॉर्मल पॉपुलेशन की बात करें एट लार्ज, और ये जान लें भी एक तो उनको कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए, खासकर जिनमें रिस्क फैक्टर उनको तो ज़रूर कराना चाहिए। हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स हैं जो हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, जहाँ उनमें फैमिली हिस्ट्री में है। अब नॉर्मल पॉपुलेशन में डॉक्टर साहब ने ये बताया भी अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 100 से ज़्यादा है तो हमें उनको कुछ ना कुछ लेवल का ट्रीटमेंट चाहिए, और एचडीएल कम है तो चाहिए, और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है 170 के ऊपर तब भी चाहिए। सो ये जानते हैं वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कैसे करें। सर इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट है, हमने एक टेस्ट कराया उसमें वैल्यूज़ ये ज़्यादा आई। अब उसको ट्रीट करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम उसकी लाइफस्टाइल पे उसको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें, उसको मोटिवेट करें, काउंसिल करें कि अगर वो पेशेंट ओबीज़ है, उसका ओवरवेट है, देन ही हैज़ टू रिड्यूस वेट। यू कांट चेंज योर जीन्स। कुछ चीज़ तो आप जेनेटिक हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल के डिसऑर्डर्स हैं जो आप अपने साथ जीन्स में लेके आए हैं, यू कांट चेंज दैम। बट उनको आगे बढ़ने से और आपके लिए डेंजरस लेवल पहुंचने के लिए आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, जिसमें वेट रिडक्शन इज़ वन, डाइट हैज़ ए वेरी गुड रोल टू प्ले। यू नीड टू टेक ग्रीन वेजिटेबल्स, whole grains, unsaturated fatty acids in the diet, and then probably a regular role of exercise, maybe half an hour exercise 5 days a week to tone up your body to metabolize so that the liver doesn't produce that much of cholesterol and takes most of the cholesterol from the blood into the liver, and it is not deposited as a plaque into the arteries of the brain, heart or leg. So you need to first do the lifestyle modification and see if the reports are not good and you're not able to control, and if you see that the patients are at high risk, obese, maybe diabetic, smoker, family history, then you need to start treatment at the earliest. Initially when we started practice, the age of testing cholesterol was maybe 40 years and 50 years. Now we should try and do these testing at an early age, maybe as early as 15 years or 20 years, even in the school going children, or as early as when they pass out and start making their driving license. So this has been a very good knowledge and very good suggestion that they should check their cholesterol, and sometimes you find very high levels of bad cholesterol in their reports, because the lifestyle, the food habits have become so different in these terms, and you need to treat them so that they do not land up in an early cardiac event. And if these interventions of lifestyle do not work, then probably the role of pharmacotherapy or there are certain medications which are now available can be given and started. Very important that first of all we should not feel that there is any age of cholesterol testing. बिल्कुल सही डॉक्टर विपुल ने बताने का कोशिश किया। सी इट्स आवर बॉडी, हमें अपनी बॉडी के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, कंपलसरी है। अगर हम 20 साल पे भी किसी बच्चे का कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं, देयर इज़ नो हार्म, इट्स गोइंग टू बी अ वाइजेस्ट स्टेप।
शुगर कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक करें, ताकि पता तो हो भी वो कोलेस्ट्रॉल ऐसा ना हो, कुछ जेनेटिक डिजीजेस हैं जिसमें ट्राइग्लिसराइड 800 तक मिलता है। सो हमें ये बहुत ज़रूरी है भी किसी का हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एक्यूरेटली पता हो, ताकि हम उनके स्टेप्स ले सकें उनको कंट्रोल करने के। और अगर कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी अच्छी लिमिट में है तो वेरी गुड, then that person will be more healthier in the years to come. But if it is disturbed, that is the important time where we should take all the steps. डॉक्टर विपुल ने बताया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर किसी में कोलेस्ट्रॉल ख़राब मिलता है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के सभी स्टेप्स इंस्टीट्यूट करने चाहिए, जिसमें एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, वज़न को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ डाइट इन्होंने बताया जो लेनी चाहिए, बट मैं इसमें ऐड करूंगा जो डाइट नहीं लेनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट। इंडियन डाइट इज़ वेरी बैड, वी ईट लॉट ऑफ फ्राइड स्टफ। आपने कभी सोचा है भी इतना बाहर वेंडर्स हैं जो समोसा कचौरी और सब तेल तला हुआ आपको खिलाते हैं, एंड देयर इज़ अ हैवी रश ऑन ईच एंड एवरी वेंडर। सो तला हुआ इज गोइंग टू इंक्रीज योर कोलेस्ट्रॉल, द फ्राइड फूड इज गोइंग टू इंक्रीज योर कोलेस्ट्रॉल, द क्रीमी स्टफ, even the milk products which we are taking, if they are full cream milk, again they are going to increase your cholesterol। मिठाइयाँ सब, तो ये सब चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट करना होगा जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ज़्यादा हैं। मिठाई, दूध के प्रोडक्ट्स, और दूध के प्रोडक्ट्स लेने के बहुत शौकीन हैं तो वो डबल टोन या स्किम्ड मिल्क होना चाहिए, और देन ऑल द फ्राइड आइटम्स। बेसिकली ये तीन चीज़ अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं तो हम कोलेस्ट्रॉल को अच्छे ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं। येस, एडिड बाय एक्सरसाइज। ये कुछ लाइफस्टाइल मेजर्स हैं। ये माना जाता है भी पहले 6 महीना जिसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है अच्छे से लाइफस्टाइल स्टेप्स लिए जाएं, और फिर 6 महीने बाद दोबारा कोलेस्ट्रॉल किया जाए। अगर इन सब चीज़ों को करने के बाद भी कोलेस्ट्रॉल नहीं ठीक होता है तो देयर इज़ लॉट ऑफ जेनेटिक फैक्टर इन टू प्ले, देन वी नीड टू गो टू द मेडिसिन्स एंड पिल्स टू कंट्रोल द कोलेस्ट्रॉल। आई विल कम बैक टू डॉक्टर विपुल अगेन। स्टैटिन्स एक दवा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है, और यूएस में माने तो 70% ऑफ द यूएस पीपल आर एक्चुअली टेकिंग हेल्प ऑफ स्टैटिन्स टू कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल। व्हाई नॉट इन इंडिया? इंडिया में आई थिंक अवेयरनेस की कमी है। वी थिंक दैट अनलेस अंटिल वी हैव सम इवेंट वी डोंट नीड ट्रीटमेंट। प्राइमरी प्रिवेंशन और प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन इज नॉट दैट प्रिवेलेंट इन इंडियन सेटअप। आजकल जो द होल फोकस इज ऑन प्रिवेंशन। वी नीड टू प्रिवेंट द डिजीज बिफोर इट अकर्स। Once it has happened, you become vigilant, you control your diet, you start exercising, but the things have already crossed. And once you prevent those diseases at a level which we need to counsel the patient that you are a high risk, you are obese, you have diabetes, you are a smoker, and even if you are young, maybe 25 years, 30 years, you need to take medication to have a primary prevention. So more knowledge has to be dissipated, more people have to become aware that these levels are dangerous, and if they persist in your body they can form plaques, you can land up into cardiac disease, stroke, or peripheral artery disease. And the role of statins, which is the mainstay of treatment, mostly there are so many other developments in the treatment of lipids, but statins still remain the primary focus and the primary treatment even now as a primary prevention and in the secondary prevention. So बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वंस अगेन फॉर ऑल आवर व्यूअर्स। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद आपका कोलेस्ट्रॉल सही नहीं होता, आप एक सिंपल पिल जिसको स्टैटिन कहते हैं, बहुत सारे स्टैटिन्स अवेलेबल हैं, अपने डॉक्टर से सलाह करके एक सिंपल पिल रात को सोने से पहले लेना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल, आपको बहुत हेल्दी हार्ट रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसको अगर मैं एक करोलरी के रूप में पेश करूं, हम लोग आज बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। अगर एयर पोल्यूटेंट्स ज़्यादा है, 400 से ऊपर है, और हम लोग उसमें सांस लेते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जाके हमें निमोनिया होना है, इन्फेक्शन होनी है, राइट। सिमिलरली अगर हम अपने कोलेस्ट्रॉल इज़ नथिंग बट अ बॉडी पोल्यूशन। अगर हम अपने पोल्यूटेंट्स को अंदर से बाहर नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको मार करेगा ही करेगा। So importantly, if check your cholesterols, do not feel shy about it. There is lot of lack of awareness in having an inhibition of checking your values. Check your values. Sugar और cholesterol सबको पता होना चाहिए, और I would go one step ahead in saying every year, हर साल
It doesn't take more than 500 rupees to check all these parameters. आपको अपने हेल्थ के बारे में नहीं पता तो आप ख्याल कैसे रखोगे? अगर आपको पता चलता है आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आई कैन टेल यू 80-90% ऑफ द इंडिविजुअल्स विल बिकम कॉशियस. वो उनको अपना डाइट दिखने लगेगा वो क्या लेते हैं, शायद वो कंट्रोल करने लगेंगे, एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट. अगर आपका कोलेस्ट्रॉल उससे कंट्रोल हो जाता है, वेरी गुड. अगर नहीं होता तो सिंपल स्टैटिन का पिल लेना ज़रूरी है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करे, और यही चीज़ आपके लॉन्ग टर्म हार्ट हेल्थ को सही रखेगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. एंड वन मोर थिंग, नाउ डेज द एडवांसमेंट्स आर सो एक्सटेंसिव. एक इंजेक्शन आया है अभी जो, पर वो इंजेक्शन ऐसा नहीं, पहले स्टैटिन ही लेना चाहिए. अगर स्टैटिन के बाद भी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल ना हो, सो दिस इंजेक्शन इज अ वेरी सिंपल इंजेक्शन विच हैज़ टू बी टेकन ट्वाइस अ ईयर एंड दैट कंट्रोल्स द कोलेस्ट्रॉल. So there is lot of advancements happening, but idea is to have awareness about your body and about the parameters of all the cholesterols in your body, so that you can take steps to control it. This is what we want. This is what we want, that information should be there and awareness should be there with everybody. हम लोग क्या इनर्शिया में रहते हैं, अरे यार हमें कैसे होगा, हम तो अभी 40 साल के हैं, ये तो डिजीज़ मार करती है 55 के बाद. बट आप ये नहीं समझ पा रहे, जो 30 से 50 साल में आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हुआ तभी तो हार्ट डिजीज़ हुआ. अगर आप तब जागरूक होते और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करते तो तब शायद आपको हार्ट डिजीज़ होता ही नहीं. सो दिस इज़ द क्रक्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ कमिंग. लास्ट क्वेश्चन आई लास्ट फ्रॉम डॉक्टर विपुल. कुछ लोग स्टैटिन्स पे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो उनके बारे में कुछ लोगों को जिनको हार्ट डिजीज़ है वो सब लोग स्टैटिन्स पे हैं, ज़्यादातर एस्पिरिन और स्टैटिन लेते रहते हैं, पर जिनको ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और कैसे उनको आगे बढ़े? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि जो भी आज पेशेंट हार्ट डिजीज़ का है, हार्ट अटैक हुआ है, एंजियोप्लास्टी हुई है या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, पहली बात तो मैं कहूँगा पेशेंट ऑलवेज स्टे इन ए मोड ऑफ डिनाइल. वो कहता है कि मुझे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, मैं अपने आप ठीक कर लूँगा, आपको दवाई देने की ठीक नहीं है, अगली बार मैं रिपोर्ट ठीक लेके आऊँगा. But this never happens, because you cannot do more than a particular extent, and probably if you are not getting it corrected by the lifestyle, you must stay on medication, and which is a very simple medication and a single pill which will control this. Statins are good molecules, and few of those patients who take statins, maybe 10% of them, will have some side effects which may be minor and can be ignored, and patient can continue taking. But sometimes the patients have severe side effects like muscle weakness, muscle aches, myopathies, and a very serious side effect, sometimes the rhabdomyolysis can occur. But you need to counsel the patient that if you keep taking this molecule and you are not much troubled, then probably some placebo medicines can be added and he can continue taking it. But there are certain other molecules which are available instead of statins, which can be given if the patient is totally intolerant to statins, like bempedoic acid, ezetimibe, and maybe the Neor injection, which you have talked about, the PCSK9 inhibitors and the Simbrava or the inclisiran, which can be used. But most often we have seen in our clinical practice, just shifting the dosage or maybe slightly lowering the dosage maybe helps in tiding over the crisis of this side effects. So this is very, very important. We'll come to the gist of information which we have discussed. साइनॉप्सिस ये है कि अपना कोलेस्ट्रॉल हेल्दी आप हैं, बिल्कुल आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, बट शुगर और कोलेस्ट्रॉल कराएं. आई वुड से 25 साल की उम्र से शुरू करें. अगर आपके कोलेस्ट्रॉल शुगर नॉर्मल हैं, चाहे 2-3 साल बाद रिपीट करें. अगर एबनॉर्मल हैं तो हर साल रिपीट करें, और इसको रेगुलर रूटीन रखें. अगर आपके कोलेस्ट्रॉल LDL कोलेस्ट्रॉल 100 से ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड 200 से ज़्यादा है और HDL आपका 45 से कम है, आप उस जोन में आने लग गए हो जिस पे लॉन्ग टर्म में आपको ब्लॉकेजेस मिलने की संभावना, वल्नरेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी. देन आप अपने लाइफस्टाइल को देखें. आपके लिए सब सुविधाएं और ऐसे प्रोग्राम्स हम और करते रहेंगे जिसमें अवेयरनेस बढ़ाते रहेंगे. क्या लाइफस्टाइल हमने बताया मोटा मोटा. एक्सरसाइज जरूर शुरू करें. डाइट जो क्रीमी स्टफ़ है या फ्राइड स्टफ़ है या मिठाइयाँ, उनको कट डाउन करें. अच्छा हेल्दी डाइट लें जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल और नट्स आते हैं, उस डाइट का सेवन ज़्यादा करें और क्रीमी स्टफ़ को कम से कम रखें. सो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल इसके बाद 6-8 महीना में कंट्रोल हो जाता है, देन कंटिन्यू ऑन द सेम पाथ. यू डोंट हैव टू टेक अ पिल.
बट अगर इन स्पाइट ऑफ दिस आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 100 से ज़्यादा रहता है, ट्राइग्लिसराइड्स 200 से ज़्यादा रहते हैं, एचडीएल आपका 40 से कम है, तो आपको दवा लेने की ज़रूरत है। और ये मत मानिए भी दवा लेना कोई स्टिग्मा है। इंडिया में बहुत ये माना जाता है, हाय दवा शुरू हो गया, ये क्या हो गया। नो, दिस इज नथिंग, दिस इज नॉट एनी स्पेसिफिक पिल। दिस पिल is just meant to decrease the pollutants in your body. The excess of cholesterol is a pollutant in your body. तो वो कम करना है ताकि आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रह पाएँ. This is the widespread information which we want, that this should reach out to people, and people should actually become more meticulous and more aware in following this up. So thank you, Dr. Vipul, for having you here. I think this was lovely talking to you, wonderful, and I'm sure with all your inputs, people will follow it up more closely, and at least they start doing some kind of modification in their lifestyle to control their cholesterols. Thank you. Thank you, Dr. Anish, for having me here. Thank you very much. Thank you.